हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की सारी स्टोरीज वेंडिगो के बारे में हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं सोच रहा हूं कि रेगुलर व्लॉग्स बनाऊं। तो क्या मैं ये व्लॉग्स इसी चैनल पे डालूं या फिर व्लॉग्स के लिए कोई नई चैनल बनाऊं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिससे कि मुझे क्लैरिटी मिले। तो आंखें बंद कर दीजिए और ईयरफोन्स लगा के मेरी स्टोरी को इमेजिन कीजिए। आपको मज़ा आएगा। ये कहानी 1991 की है, यानी कि 1991 की है। तब मेरी उम्र 18 साल की थी और मेरे ही एक दोस्त का बर्थडे था। उसकी उम्र भी 18 साल होने वाली थी। हम लोग यूएस के रहने वाले हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना उसका 18वां बर्थडे हम लोग एक जंगल में मनाएं। मैं 18 का हुआ उससे पहले ही शराब पीना सीख गया था और हम लोग ड्रग्स भी लेते थे। यह चीज़ें जल्दी मिल जाती है। हम लोगों ने फिर घर में बोल दिया और वह जाने के लिए निकल गए। मेरे दोस्त के पापा के पास एक ट्रक थी, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग वो ट्रक लेके ही जंगल की ओर चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई भी साधन नहीं था। तकरीबन 150 किलोमीटर के बाद हम लोग वह जंगल पे पहुँचे। हम लोगों के पास शराब की बोतलें और कुछ ड्रग्स भी थी। हम लोगों ने फिर रोड के नीचे ट्रक को पार्क किया और फिर जंगल के अंदर जाने लगे। तकरीबन 2 किलोमीटर जंगल के अंदर जाने के बाद हमें लगा कि ये जगह हमारी पार्टी करने के लिए एकदम ठीक रहेगी। आधी रात के बाद का समय था। हम लोगों को ये समय बहुत पसंद था, क्योंकि नॉर्मली इस टाइम पे कोई भी नहीं रहता और हम जितना चाहे उतना ज़ोर से शोर करके पार्टी कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर मेरे दोस्त का केक काटा। केक काटने के बाद केक खा के हम लोग आग जला के उसके पास बैठ के बातें करने लगे। हम लोगों ने फिर शराब पी। मैंने थोड़ी कम शराब पी थी, क्योंकि जाते वक्त मैं ट्रक चला के जाने वाला था, इसलिए मैंने कम शराब पी थी। हम लोग एंजॉय कर रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। मैंने सोचा कि शायद ये पक्का शराब का नशा होगा, पर यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इतनी भी शराब नहीं पी थी कि मुझे नशा चढ़ जाए। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मैं डरा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कभी कभी ऐसा होते रहता है। हम लोग फिर खड़े हुए और नाचने लगे। तकरीबन आधा घंटा नाचने के बाद हम लोग फिर से बैठ गए। इस बार हम तीनों एक ही लाइन में बैठे हुए थे। वो पूनम की रात थी, इसलिए थोड़ी थोड़ी रोशनी दिख रही थी। उस रोशनी में जंगल खूबसूरत लग रहा था और खूबसूरती के साथ साथ वो जंगल डरावना भी हो गया था, क्योंकि अब तक छोटे छोटे जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। पर अचानक से सब कुछ शांत हो गया था। मेरे दोस्त को नशा चढ़ चुका था। वो नशे में पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। हम लोगों ने उसे चुप कराने की कोशिश की, वो चुप भी हो गया। हम लोग ऐसे ही झाड़ियों में देख रहे थे और सोच रहे थे कि ज़िंदगी कितनी अच्छी है, हम लोग सारी ज़िंदगी ऐसे ही मज़े करेंगे। अचानक से हमारे सामने एक बड़ा साया आते हुए हमें दिखाई दिया। मुझे पक्का यकीन था कि ये मेरा भ्रम है, क्योंकि उतना बड़ा साया किसी जानवर का नहीं हो सकता और मेरे दोस्त मेरे पास ही थे। तो मेरा दोस्त जो पिया हुआ था, उसे भी वो साया दिखा। उसने कहा कि ये पक्का कोई भूत होगा। मैंने फिर उसे डांट के चुप करवा दिया और कहा कि इस समय पे ऐसी बातें मत करो, क्योंकि वो समय तकरीबन 3 बजे के बाद का था। हम लोग वैसे भी थक चुके थे, पर क्या करते। वो साये को देख के मुझे कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि हम कोई बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। वो साया जब थोड़ा पास आया
तो हमें पता चला कि वो एक जानवर है। उस जानवर को देख के मैं बहुत डर चुका था, क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसा जानवर कभी भी नहीं देखा था। मेरा दोस्त जो पिया हुआ था उस जानवर को देख के बहुत डर चुका था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो जानवर हमसे तकरीबन 50 फुट की दूरी पे था। उस जानवर को मैं अच्छे से देख पा रहा था। उसकी लंबी टांगें थी और उसका शरीर पतला था और उसका मुंह एकदम अलग था। मैंने कहा कि दोस्तों, हमें अब चले जाना चाहिए, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। मेरे दोस्त भी मेरी बात मान गए। मेरा तीसरा दोस्त 911 को कॉल करना चाहता था, पर मैंने मेरे दोस्त को रोका और कहा कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग पहली बात हमारी बात नहीं मानेंगे और दूसरी बात यह है कि हम लोग पिए हुए हैं। वो लोग हमें कोई शराबी मान के फ़ोन कट कर देंगे। हम लोग भागते भागते किसी तरह जंगल से बाहर आ गए और ट्रक में चढ़ के आगे बढ़ने लगे। वो चीज़ हमारा पीछा कर रही थी। सच बोलूँ तो पहली बार लाइफ में मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे दोस्त के पापा की वो ट्रक बहुत ही धीमी थी, क्योंकि वो पुराने ज़माने की थी। वो 60 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल रही थी। हम लोगों को इतना डर लग रहा था कि मेरे वो दो दोस्त रोने लग गए। उन्होंने कहा कि उनसे बड़ी गलती हो गई कि वो अब इस समय पे इस जगह पे है। मैंने उन्हें शांत कराने की कोशिश की। तकरीबन 10-12 किलोमीटर तक उस जानवर ने पीछा किया और एक मोड़ आते ही वो जानवर जैसे गायब हो गया। हमने भले ही शराब पी रखी थी, पर हम लोग इतने होश में थे कि हम लोग किसी जानवर या फिर किसी इंसान हो उसकी पहचान तो कर सकते थे। हमारी ज़िंदगी का वो सबसे डरावना एक्सपीरियंस था। सॉरी, अगर आपको मेरी बातें लंबी लगी हो, मुझे माफ़ कर देना, पर मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताना चाहता था। फिर थोड़ा टाइम रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि वो एक वेंडिगो था। मैंने खैर मनाई कि हम लोगों की जान बच गई, वरना वेंडिगो कुछ भी कर सकता है। पता नहीं मैंने जो देखा था वो स्किन वॉकर था या फिर वेंडिगो था, पता नहीं। एक रात की बात है, मैं अपनी कार लेके घर की ओर चले जा रहा था। रोड पे अचानक से मैंने देखा कि एक रोड के कोने से दूसरे कोने तक एक जानवर भागते हुए जा रहा था। जैसे ही उस जानवर के ऊपर मेरे कार की हेडलाइट पड़ी, उस जानवर का चेहरा मैंने देखा। वो जानवर का चेहरा एकदम से वेंडिगो की पेंटिंग्स जो मैंने देखी थी उसकी तरह था। मैं पक्का नहीं कह सकता था कि वो वेंडिगो था, पर वो बहुत बड़ा था। सच बोलूँ तो थोड़ी देर के लिए मेरा शरीर कांप गया था। आप ही सोचिए, अंधेरे में आप ऐसे जानवर को देखो जिसके बारे में आपने बहुत सुना हो और उसकी पेंटिंग्स देखी हो, आप डर जाओगे। मेरा भी वही हाल हुआ था। मैं जैसे तैसे करके होश में आया और फिर अपनी कार लेके अपने घर पहुंचा और घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो वेंडिगो मेरा पीछा करते आए और मुझे चोट पहुंचाए। आपने कई बार सुना होगा कि लोग पहाड़ पे हाइकिंग के लिए गए हो और उन्हें कोई ना कोई जानवर दिखा हो, और कई लोग तो वेंडिगो को देखने का दावा करते हैं। मैं इन सारी चीज़ों पे भरोसा नहीं करता था। मैं कभी कभी इन चीज़ों पे हंसता था, पर शायद अब नहीं। अब मैं वेंडिगो पे भरोसा करने लगा हूँ। मेरे साथ जो घटना घटी, उस घटना के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि वेंडिगो होते हैं और हम सबको वेंडिगो पे भरोसा करना चाहिए। तो हुआ यूँ कि वो भी एक नॉर्मल हाइकिंग का दिन था। मेरे दो दोस्त, जिसमें से एक का नाम इयान है, हम तीनों मिलके हाइकिंग पे गए थे। हमने सोचा कि आज का दिन बहुत एंजॉय करते हैं, इसलिए मैं सुबह सुबह ही मेरे दोस्तों को लेके हाइकिंग पे चले गया, क्योंकि मैं वहाँ पे कोई भी मोमेंट मिस करना नहीं चाहता था। मैं अपना कैमरा लेके गया था। मुझे
वीडियो निकालना बहुत पसंद था। मैं जल्द ही उसे अपलोड भी करने वाला था, इसलिए मैं वहाँ पे जल्दी चला गया। कुछ शॉट्स लेके हम लोग हाइकिंग करने के लिए चले गए। हाइकिंग करते करते दूर पहुँच चुके थे और रात के तकरीबन 9 या 10 बज चुके थे। हम लोगों को थक भी लग गया था। हम लोग फिर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गए। हम जहाँ पे बैठे थे वहाँ का जंगल कुछ अलग था। वहाँ की घास बहुत लंबी थी। उस घास में से आवाज़ें आ रही थी। अचानक से सब कुछ शांत हो चुका था। वैसे हम लोग डरते नहीं थे और मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी हो जिससे हम इन सारी चीज़ों पे भरोसा करने पे मजबूर हो जाए। इसलिए बिना कुछ ज़्यादा सोचे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। हम लोग थोड़ा आगे बढ़े होंगे कि उस घास में से जो भी आवाज़ें आ रही थी वो एकदम से शांत हो चुकी थी और जो घास अब तक हिल रहा था वो घास एकदम से हिलना बंद हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चक्कर क्या है, पर फिर भी ज़्यादा कुछ सोचे बिना हम लोग उस झाड़ की ओर ही देखने लगे। हम लोगों ने थोड़ा ध्यान से देखा तो हम लोगों को उस झाड़ के अंदर से दो लाल लाल आंखें हमें घूरते दिखाई दी। सच बोलूँ तो मैं बहुत डर चुका था, क्योंकि आप ही सोचिए, आधी रात में, वो भी घास में, वो भी एक जंगल में, आप अकेले हो और आपको ऐसा कुछ दिख जाए। हम तीनों की हालत टाइट हो चुकी थी। मेरा दोस्त इयान बोल रहा था कि तुम लोगों ने देखा क्या वो? हम लोग बिना पल के झपकाए, बिना उसकी तरफ देखे हामी भर रहे थे, हमारा सर हिला रहे थे। वो चीज़ धीरे धीरे अब बाहर आ रही थी। हम लोग एक्साइट भी थे, क्योंकि हमने ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। हम लोग इस चीज़ को मिस करना नहीं चाहते थे। मैंने तो इस चीज़ का वीडियो निकालना भी सोचा, पर पता नहीं उस टाइम पे मेरा कैमरा चालू नहीं हो रहा था। वो चीज़ उन घास में से बाहर आ चुकी थी। उस चीज़ के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं जितना भी बताऊँ वो कम पड़ेगा। वो चीज़ ऐसी थी कि जैसे कि एक लंबे मोटे इंसान के ऊपर बड़े बड़े काले काले बाल बिछा दिए गए हो। ये चीज़ ने अचानक से चीख मारी। ये चीख ऐसी थी कि जैसे कि एक आदमी का चीखना और कुत्ते का भौंकना दोनों एक ही साथ आना। वो चीख भी इतनी डरावनी थी कि हम लोगों की रूह जैसे कांप चुकी थी। वो चीज़ धीरे धीरे हमारे ही तरफ बढ़ रही थी। उस चीज़ को देख के मेरा दोस्त यान नीचे गिर गया था। हम लोग हिल भी नहीं पा रहे थे, पर जैसे तैसे करके मुझ में होश आया और मैं मेरे दोस्त की तरफ देखने लगा। सच बोलूँ तो मैं यान की तरफ देखना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे इतना डर था कि अगर मैं मेरे दोस्त को देखूंगा तो वो चीज़ मेरे ऊपर झपट्टा मारेगी। पर क्या करता, मैं मेरे दोस्त के पास भाग के गया, उसको फिर होश में लाया। हम लोग फिर धीरे धीरे अब भाग रहे थे। वो चीज़ भी हमारे पीछे ही आ रही थी। मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा तो उसी घास में से 4-5 साए बाहर आ रहे थे और वो भी इसी चीज़ की तरह दिख रहे थे। अब मैंने सोच लिया था आज हमारी मौत पक्की है, पर इतना जल्दी भी हम हार नहीं मानेंगे। जितना हो सकेगा उतना हम लोग भागेंगे। हम लोग भागते रहे, हम लोग भागते ही रहे। वो चीज़ हमारे पीछे आ रही थी, पर अचानक से हमारे और उस चीज़ के बीच में एक हिरन आ गया और उस जानवर का ध्यान उस हिरन पे गया। वो उस हिरन को पकड़ के चीर के खा रहा था। शायद उस हिरन ने ऐसा काम किया था जैसा काम कोई भी नहीं कर सकता था। उन जानवरों का ध्यान भटक चुका था। इसी बात का फ़ायदा उठा के हम लोग जैसे तैसे करके घर आ गए। घर आके सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और फिर रोने लगे। तकरीबन 1 घंटे तक
हम लोगों को जैसे होश ही नहीं था। हम लोग क्या कर रहे थे हमें वो भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों को थोड़ा होश आने लगा। हम लोग फिर एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने क्या देखा है। मुझे ये पक्का यकीन था कि हम लोगों ने वेंडिगो देखा है, क्योंकि वेंडिगो के बारे में मैंने बहुत सुना था। उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि मैंने वेंडिगो देखा था। मैं एक पैरानॉर्मल रिसर्चर हूँ। पैरानॉर्मल रिसर्च का मतलब ये है कि जो भी भूतिया घटनाएं होती हो या फिर ऐसी चीज़ें होती हो जो कि नॉर्मल नहीं होती, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं रिसर्च करता हूँ। मैं टोरंटो का रहने वाला हूँ। पता नहीं मेरे देश में ये सारी चीज़ें कैसे शुरू हुई। लोगों का कहना था कि उन्होंने वेंडिगो को देखा है। जी हाँ, लोगों ने वेंडिगो को देखा था। 1990 से 1998 के बीच 60 लोगों ने ये दावा किया है कि वो लोगों ने वेंडिगो देखा है। और ये सिर्फ वही आंकड़े हैं जो कि लोग हिम्मत से इन सारी चीज़ों के बारे में खुल के कह पाते हो। बाकी लोगों पे तो मजाक उड़ाया जाता है। एक केस ये था कि एक माँ ने अपने बच्चे के खोए जाने पे रिपोर्ट लिखवाई थी। उसने कहा था कि वो घर के काम कर रही थी और उसका छोटा बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। जब थोड़ी देर के बाद वो बाहर गई तो उसने देखा कि उसका बच्चा गायब है। वो देख के वो डर चुकी थी। उसने पुलिस को बुलवाया। पुलिस ने सोचा कि शायद बच्चा पास ही के ही किसी नदी में गिर गया होगा, पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि बच्चा तो वहाँ नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि शायद बच्चा जंगल में चला गया होगा, पर यह नहीं हो सकता था, इसलिए वो केस को भी बंद करना पड़ा। पर उसी बीच उस लड़के की माँ भी गायब हो चुकी थी। उस बच्चे की माँ का कुछ भी आता पता नहीं था। दूसरा केस तो और अजीब था। उस केस में एक माँ ने ये कंप्लेंट की थी कि उसके बच्चे को किसी बाल वाले आदमी ने किडनैप कर लिया है। वो बाल वाला आदमी किसी को समझ में नहीं आया। उस औरत ने फिर उस आदमी का हुलिया बताया। उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पर कोई भी नतीजा नहीं आया। वो केस भी बंद करना पड़ा। पता नहीं कनाडा में ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो तो मुझे आप बता दीजिए। पता नहीं ये सारी चीज़ें कब थमेगी। एक रात की बात है। मैं और मेरे कजिन्स मिलके कैंपिंग के लिए गए थे। हम लोगों को कैंपिंग करना बहुत पसंद था। हम जैसे महीने में 2-3 बार कैंपिंग चले जाया करते थे। पर उस टाइम बात कुछ और थी। हम लोग आग जला के बैठे हुए थे और बातें करने के बाद हम अपने अपने टेंट के अंदर चले गए। मेरे टेंट में मेरे साथ 2 कजिन्स और थे। अचानक से हम लोगों ने डालियों की टूटने की और फिर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। हमें लगा कि शायद कोई जानवर होगा। मेरे कजिन ने कहा कि वो बाहर जाके देखना चाहता है। हमने उसे मना कर दिया और कहा कि मत जाओ, पर उसे हीरो बनने का कुछ ज़्यादा ही शौक था, इसलिए वो बाहर चले गया। तकरीबन 20 मिनट तक वो वापस नहीं आया, पर अचानक से वो वापस आया और हांफते हुए कहने लगा कि अब कुछ भी हो जाए, हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। मैंने उसे पूछने की कोशिश की, पर वो कुछ भी नहीं बोला। हम लोगों ने हमारा सामान पैक कर दिया और जितना हाथ में आ सके उतना लेके भाग गए। पर पता नहीं क्यों हमें क्या सूझा, हम लोग थोड़ी देर के बाद फिर से वापस आ गए। शायद यह हमारे ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। हम लोग वापस आए और देखा कि सारी चीज़ें नॉर्मल है और सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। शायद मुझे तभी समझ जाना चाहिए था, क्योंकि जब से हम कैंपिंग पे आए थे सब कुछ जैसे शांत था। जंगल में जानवरों की आवाज़ आती है, पर उस टाइम सब कुछ शांत था। पर मैं वो चीज़ समझ नहीं पाया। तकरीबन 1-2 घंटे तक सब कुछ ठीक रहा, पर अचानक से वही आवाज़ें आना शुरू हो गई और किसी के कदमों की आवाज़ मेरे टेंट के आसपास सुनाई दे रही थी। मैं डर भी चुका था और परेशान भी हो चुका था
कि ये कौन है, हमारे साथ मजाक कर रहा है क्या। फिर मैं टेंट के बाहर अपना मुंह निकाल के ज़ोर से चिल्लाया, पर मुझे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा। फिर मैं अंदर आ गया। थोड़ी देर के बाद मुझे किसी के कदमों की आवाज़ मेरे टेंट के आसपास फिर से सुनाई दी। वो चीज़ कुछ अलग ही आवाज़ निकाल रही थी। जैसे कि दो तीन कुत्ते और दो तीन आदमी एक ही साथ बोलते हो, ऐसी आवाज़। सच बोलूँ तो वो आवाज़ सुन के मैं बहुत डर चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ क्या है, पर मैं बहुत डर चुका था। हम लोगों ने हिम्मत करके बाहर जाके देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। हम लोग अब अपना सामान पैक करके घर की तरफ जाने लगे। अचानक से हमारे पीछे से एक आवाज़ आई। जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो हम शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि वो आवाज़ किसी बड़े जानवर की थी। उस जानवर के बारे में कहे तो उसके लंबे लंबे बाल थे, उसकी आंखें जैसे फट के बाहर आ जाए और उसका मुंह टेढ़ा था। उसके पूरे शरीर पे बाल थे। वो देख के ही मैं डर गया था। हम लोग भाग के अपने कार के पास पहुंचे और कार की स्पीड बढ़ा ली। वो जानवर 2 किलोमीटर तक हमारा पीछा करते रहा। फिर वो जानवर अचानक से गायब हो गया। हमारी जान बच गई। ये कहानी एक पिता और उसके बेटी के बारे में है। ये कहानी मुझे मेरे ही एक दोस्त ने सुनाई थी। वो कह रहा था कि वो अपनी बेटी को लेके जंगल के पास गया था। उसकी आदत थी कि वो हर शाम को अपनी बेटी को लेके पास ही के ही नदी में जाता था और वहाँ के बतखों को खाना खिलाता था। तो उस शाम भी वो अपनी बेटी को लेके वहाँ पे जा रहा था। थोड़ी देर तक खाना खिलाने के बाद उस आदमी को झाड़ियों में से कुछ आवाजें आ रही थी। तो उसने अपनी बेटी को कहा कि वो वहीं रुके और जब तक मैं ना आऊँ वो ना आए तब तक उसकी बेटी वहीं रहे। फिर वो झाड़ियों के अंदर चला गया। झाड़ियों के अंदर देखा तो एक आदमी खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वो यहाँ वहाँ हाथ पैर मार रहा था। जब मेरे दोस्त ने उस आदमी को पूछा तो उस आदमी ने कहा कि उसे किसी जानवर ने मारा है जो कि इंसानों की तरह ही दिखता है। सच बोलूं तो थोड़ी देर के लिए मैं डर चुका था, क्योंकि वो आदमी को अभी अभी मारा गया था। और उस आदमी ने कहा कि अच्छा हुआ तुमने अपनी बेटी को यहाँ नहीं लाया, वरना वो डर जाती। जिस जानवर ने मुझे मारा है वो जानवर शायद इंसानों का भूखा है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और हो सके तो थोड़े दिनों तक यहाँ मत आना, वरना तुम्हारे लिए यह प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा दोस्त वहाँ से जा ही रहा था कि उसे थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में दो लाल आंखें दिखाई दी और वो लाल आंखें एक हाइट पे थी। मतलब वो जानवर इतना बड़ा था कि उसकी आंखें उतनी ऊंचाई पर थी। मेरा वो दोस्त समझ चुका था कि खतरा हो सकता है, इसलिए उसने अपनी बेटी को लिया और वहाँ से भाग के अपने घर आ गया। दूसरे दिन ये खबर मिली कि मेरे दोस्त ने जिस आदमी को देखा था उसकी मौत हो चुकी है और उसके शरीर के बहुत टुकड़े कर दिए गए हैं। जांच करने पर पता चला कि उसके टुकड़े किसी जानवर ने किए हैं। जंगल मेरे घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर का है। मैं कभी कभी खाना खा के जंगलों की तरफ घूमने निकल जाता हूँ। मुझे जंगलों में घूमना अच्छा लगता है। वैसे भी मैं भीड़ भाड़ से दूर जंगल के पास में ही रहा करता था, क्योंकि मुझे ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं थी। तो एक रात की बात है, तकरीबन रात के 8 बजे खाना खाने के बाद मैं जंगलों की तरफ निकल पड़ा। और हाँ, कई दिनों से मुझे जंगलों में छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं सोचता था कि शायद कोई फैमिली के लोग घूमने आए होंगे, पर ये आवाज़ें एक जैसी थी, जैसे कि एक ही तरीके के लोग वही आवाज़ बार बार निकाल रहे हो।
मुझे थोड़ा गड़बड़ जैसा लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चक्कर क्या है। तो मैंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो उस चीज़ का पता लगा के ही रहूँगा। मैं फिर उसी दिशा में बढ़ने लगा। मैं जब उस दिशा में पहुँचा तो मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखा और आवाज़ें दूसरी तरफ से आने लगी। मैं जब उस तरफ गया तो मुझे वहाँ भी कोई नहीं दिखा। तब जाके मुझे समझ में आया कि वेंडिगो और स्किन वॉकर्स ऐसे होते हैं कि जो लोगों की आवाज़ निकाल सकते हैं और अपने शिकार को बुलाते हैं। वेंडिगो का ख्याल दिमाग में आते ही मेरे शरीर से जैसे एक सिरहन सी दौड़ गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि भले ही वेंडिगो के बारे में सुना हो, पर उस चीज़ को अपने आँखों के सामने इमेजिन करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे डर भी लग रहा था। मैं जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचना चाहता था। मैं अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। तकरीबन 1 या 2 मिनट के बाद मुझे अचानक से एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ एक पेड़ के पीछे से आ रही थी। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो कोई। एक पल के लिए मुझे लगा कि ये पक्का किसी छोटी बच्ची की है जो कि अपनी फैमिली से बिछड़ गई होंगी, पर मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं अपने घर चला गया। दूसरे दिन मुझे खबर मिली कि उसी जंगल में किसी जानवर ने पति और पत्नी जो घूमने आए थे उनको मार डाला। वो समाचार सुन के मैं बहुत डर गया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर वो लड़की की मदद मैं करने जाता तो मेरी भी मौत पक्की थी। ये बात 8 साल पहले की है। मुझे और मेरे दोस्त को स्कूल से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिली थी। हम लोगों ने सोचा कि छुट्टियों को वेस्ट करने से अच्छा है कि हम लोग कहीं घूम आए। तो मेरे दोस्त रयान ने कहा कि क्यों ना हम लोग कैंपिंग के लिए जाए। मुझे वैसे उसका आइडिया अच्छा लगा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना 2 दिनों के लिए घूम आए जंगलों में, अच्छा लगेगा। हम लोगों ने फिर हमारा सामान पैक किया और हमारे माँ बाप को बोल के हम लोग जंगलों की ओर निकल पड़े। वैसे कार रयान की थी। हम लोग फिर उस जगह पहुंच गए और फिर हमारा टेंट बांधने लगे। तकरीबन शाम के 6 बज चुके थे। हम लोग थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे। मैंने फिर रयान से बोला कि मैं टेंट के बाहर आग लगा के आता हूँ, तुम एक काम करो, तुम टेंट को फिर से अच्छे से चेक कर लो। रयान फिर टेंट को अच्छे से चेक करने लगा और मैं आग जलाने लगा। आग जलाने के बाद मैं आग के पास ही बैठ गया था। हम लोगों ने हमारे लिए खाना बनाया। खाना खाने के बाद हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे कि अचानक से माहौल में जैसे शांति छा गई। सब कुछ शांत हो चुका था। जंगल में कीड़े मकोड़ों की, जानवरों की आवाज़ें आती है, पर उस टाइम जैसे सब कुछ शांत हो चुका था। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। थोड़ी देर के बाद हम लोगों को अलग अलग दिशाओं से लोगों के बातें करने के और चलने के आवाज़ आने लगी। हम लोगों को अचानक से हुई हलचल से घबराहट सी महसूस होने लगी। फिर हम लोगों ने सोचा कि हमारे ही तरह लोग यहाँ कैंपिंग के लिए आए होंगे, पर ऐसा नहीं था। थोड़ी देर के बाद फिर से वो भी शांत हो गया और अचानक से सीटी मारने की आवाज़ें आने लगी। मैंने सोचा कि शायद हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है, तो मैंने सोचा कि उस शख्स के पास जाए और कहे कि हमारे साथ ऐसा भद्दा मजाक ना करे। तो मैं फिर उसी दिशा की ओर बढ़ गया। जैसे ही उस दिशा की ओर बढ़ा, वो आवाज़ आना बंद हो गई और अब थोड़ी दूर से वो आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। 3-4 सेकंड के गैप के बाद वो आवाज़ फिर से आ रही थी। मुझे कुछ दाल में काला लग रहा था। मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं कैंप में ही चले जाऊँ और फिर मैं और रयान दोनों मिलके टेंट में ही सारी रात गुजारेंगे।
मैं फिर अपने टेंट के पास आ गया। जैसे ही मैं मेरे टेंट के पास आया वो आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। अब वो आवाज़ें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पिछले 5-7 मिनट से वो आवाज़ें ऐसे ही आ रही थी। मैं समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। हम कोई भी प्रॉब्लम में फंसे उससे पहले हमें इस जगह को छोड़ना ही बेहतर होगा। मैंने रायन से फिर पुलिस को बुलाने के लिए कॉल करने को कहा। वो कॉल करने के लिए थोड़ा दूर चले गया। जैसे ही मैं आग के पास बैठा अचानक से मेरे आसपास एक हलचल सी महसूस हुई और वो सीटी की आवाज़ अचानक से बहुत तेज़ हो गई। मैंने जब ऊपर उठ के देखा तो मुझे एक विशाल दानव दिखाई दिया। वो दानव तकरीबन 6 या 7 फीट का होगा। उसके बारे में बताऊँ तो उसके हाथ लंबे थे, उसके पैर, उसका गला, सब कुछ लंबा था। मुझे देख के भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैंने ये क्या देख लिया है, क्योंकि शायद ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में कभी भी नहीं देखी थी। जैसे ही उसके ऊपर टॉर्च मारी वो अचानक से गायब हो गया, या तो यूँ कहो कि वो अचानक से वहाँ से भाग गया। जब मैंने थोड़ा आगे देखा तो वो एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और वहीं से ही सीटी मार रहा था। उसके मुंह से सीटियों की आवाज़ निकल रही थी। वो बहुत तेज़ था। अब मेरी हालत टाइट हो चुकी थी। मैं जल्द से रयान के पास गया। मैं उसके पास जाके ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। रयान ने मुझे शांत करने की कोशिश की और कहा कि तुमने क्या देख लिया। मैं रयान से कुछ भी नहीं कहना चाहता था क्योंकि वो मुझसे 2 साल छोटा था। हम लोग बचपन के दोस्त थे और मैं उसे डराना नहीं चाहता था। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे कुछ लड़के आए। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है ना। फिर मैंने कहा कि सब कुछ ठीक है। मैंने फिर उनको ये सारे चीज़ें शेयर की। रयान वो सुन के डर चुका था। वो लोगों ने फिर कहा कि हमें तो सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी थी, इसलिए हम लोग तुम्हारे पास आ गए। थोड़ी देर के बाद एक पार्क रेंजर हमारे पास आया और उसने कहा कि मामला क्या है। हमने उसे सारा मामला समझाया, पर उसने जैसे हमारी बातों पे भरोसा ही नहीं किया। उसने कहा कि शायद से तुमने कोई जानवर देख लिया होगा, पर मुझे पता था मैंने क्या देखा था, पर इस चीज़ को उसे कैसे समझाऊंगा। शायद वो भी जानता था, पर शायद मैं ना डर जाऊँ इसलिए मान नहीं रहा था। फिर हम लोगों ने हमारा सामान पैक किया और फिर उसी पार्क रेंजर के साथ चले गए। फिर वहाँ से मैं अपनी कार लेके अपने घर आ गया। मैंने इस चीज़ के बारे में किसी से शेयर नहीं किया क्योंकि कोई भी मेरी बातों पे भरोसा ही नहीं करता। ये कहानी तब की है जब मेरी उम्र 13 साल की थी। ऐसा कहा जाता है कि हमारी फैमिली को भगवान ने ऐसा वरदान दिया है कि हम लोग बुरी आत्माओं को महसूस कर सकते हैं। कुछ ऐसा हमारे साथ गलत घटने वाला हो, उस चीज़ को हम पहले से ही भाप सकते हैं। तो हुआ यूँ कि मैं अपने पूर्वजों के घर आया हुआ था। हम लोगों की फैमिली बहुत बड़ी थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन हमारी फैमिली वालों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग कैंपिंग के लिए जाएंगे। कैंपिंग का नाम सुनते ही मुझे बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि मैं कैंपिंग में जाना चाहता था। मैं सिर्फ अब तक 2 या 3 बार ही कैंपिंग जा चुका था। हम लोग फिर उस जगह पहुंच गए। पहले कुछ घंटे तो मुझे सब कुछ नॉर्मल लगा और मज़ा भी आ रहा था। कज़िन्स के साथ गाना गाना और यहाँ वहाँ की बातें करना, टेंट में सोना। पहला एक दिन सब कुछ ठीक रहा। दूसरे दिन जब आग जलाने के लिए मैं लकड़ियाँ जमा करने के लिए जंगल के थोड़ा अंदर गया तो मुझे अचानक से मेरे शरीर में एक सिरहन से दौड़ने का एहसास हुआ, पर मुझे आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था और अचानक से मुझे किसी भारी कदमों की आवाज़ मेरी ओर बढ़ने की आवाज़ आने लगी। सच बोलूँ तो मेरी ज़िंदगी में मैं पहली बार इतना डर चुका था। मुझे अब कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। मुझे सिर्फ मेरे दिल की धड़कन ही सुनाई दे रही थी। मैं डर के मारे वहाँ से भाग के आ गया। मुझे चारों तरफ से मेरी बहन के बुलाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर यह हो ही नहीं सकता
क्योंकि मेरी वही बहन 3-4 घंटे पहले ही ये जगह छोड़ चुकी है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे कुछ गड़बड़ जैसा लग रहा था। मैं डर के मारे पीछे मुड़ा और अचानक से मुझे ऐसा लगा कि किसी चीज़ ने मुझे पीछे खींचा हो। मैं डर के मारे फिर अपने कैंप के पास आ गया। कैंप के पास आके मैंने जब मेरे दादा दादी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारा रक्षक था, जो कि तुम्हें मौत से बचाता है, तुम्हें आने वाली किसी बुरी घटना से बचाता है। मैं वैसे तो इस चीज़ पे उतना भरोसा नहीं करता था, पर उस टाइम पे मुझे भरोसा करना पड़ा। कैंपिंग ख़त्म होते ही हम लोग कार में बैठ के अपने घर के तरफ जा रहे थे। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बड़ी सी आकृति मुझे ही घूर रही थी। सच बोलूँ तो वो नज़ारा मेरी ज़िंदगी में मुझे अभी तक डराता है। मैं उस नज़ारे को अभी तक भूल नहीं पाया। वो आंखें बहुत ही बड़ी थी, वो आकृति बहुत ही लंबी थी और एकदम सी पतली थी। मैं उस चीज़ को आज तक नहीं भूला। आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं कितना बुरा लड़का हूँ। एक कोई भी लड़का अपने माँ बाप से डांट खाने के बाद या तो फिर मार खाने के बाद सुधर जाता है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं तकरीबन अब तक 100-200 बार मार खा चुका था, पर मैं सुधर नहीं पा रहा था और मैं सुधर भी नहीं सकता था। मेरा छोटा भाई मुझसे बिल्कुल उल्टा था। वो बहुत ही अच्छा लड़का था, पर धीरे धीरे पता नहीं उसे क्या हो गया, वो मेरी ही तरह बनते जा रहा था। मैं उसे ऐसा नहीं कह सकता कि वो बुरा बन रहा था, पर धीरे धीरे उसकी हरकतें अलग होती जा रही थी और धीरे धीरे उसका शरीर भी एकदम से चेंज होते जा रहा था। वो अब ज़्यादा खाने लगा था, जैसे कि कोई नॉर्मल इंसान उस एज में खाता हो उससे ज़्यादा। जो खाना शायद 5 या 6 लोग खा रहे हो, वो खाना वो अकेला ही खा जाता था। धीरे धीरे उसके शरीर पे बाल भी बढ़ने लगे थे। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये चक्कर क्या है। ऐसे ही 2 हफ्ते बीते। एक रात की बात है, मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई, तो मैं टॉयलेट जाने के लिए आधी रात में ही उठ गया। टॉयलेट जाने के लिए मुझे मेरे मम्मी पापा का कमरा और मेरे छोटे भाई के कमरे से गुजर कर जाना पड़ता है। तो मैं उठ के बाथरूम की ओर जाने लगा। जैसे ही मैं अपने भाई के कमरे के पास जाता, मुझे ठंडक जैसा महसूस होता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह सिलसिला तकरीबन और 1 हफ्ते तक जारी रहा। मैं आधी रात को उठता, टॉयलेट करता और फिर वापस जाके अपने बेड पे सो जाता। पर आखिरकार मैंने एक रात को ये डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अंदर जाके रहूँगा और देख के रहूँगा कि ये चक्कर क्या है। पर शायद वो मेरे ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। हुआ यूँ कि उस रात मैं फिर से उठा और फिर जब मैं मेरे भाई के कमरे के पास गया और दरवाज़ा खोला तो मैंने जो देखा वो देख के मैं चौंक गया था, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे भाई का शरीर अब एकदम से बदल चुका है। उसके हाथ लंबे हो चुके हैं, उसके पैर भी लंबे हो चुके हैं। पता नहीं वो अलग ही आकृति जैसा दिख रहा था। मुझे उसको देख के डर लग रहा था। वो अचानक से उठा और बेड पे बैठ गया और मेरी तरफ देख के अलग ही स्माइल देने लगा। मुझे बहुत डर लग गया था, क्योंकि उसकी स्माइल बहुत ही डरावनी थी। मैं जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाके सो गया। मैंने मेरे मम्मी पापा से इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे मम्मी पापा ये चीज़ पे कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। फिर दूसरी रात भी ऐसे ही हुआ। जैसे मैंने कमरा खोला, वो पहले ही जैसे मेरे इंतज़ार में बैठा हुआ था, जैसे कि मैं दरवाज़ा खोलूं और वो मुझे देख के स्माइल करे। उसके वो स्माइल मैं आज तक नहीं भूला। शायद मेरे भाई को किसी आत्मा ने पकड़ लिया है और वो उसके वश में आ गया है।
मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर जैसे जैसे ये चीज़ें शुरू हुई थी वैसे ही ये चीज़ें ख़त्म होने लगी। सब कुछ ठीक होने लगा। सब कुछ एकदम से नॉर्मल हो गया। वो भी अब अच्छे से हमसे बात करता है और वो अब अच्छा बन चुका है। ये कहानी इंटरनेट पे शेयर करते हुए भी मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये कहानी पढ़ने के बाद लोग मुझे झूठा कहने लगेंगे, पर मैं परवाह नहीं करती। हुआ यूँ कि मैं और मेरे पति दोनों मिलके कैंपिंग के लिए गए थे। हम लोग वीकेंड पे जंगलों में जाके यहाँ वहाँ घूमते थे और रात गुजार कर दूसरे दिन घर आ जाते थे। हमें जंगल में कैंपिंग करना, जंगल में कीड़े मकोड़ों की आवाज़, सब कुछ हमें बहुत पसंद था। मेरे पति का एक बिज़नेस था, तो कभी कभी बिज़नेस से तंग आके मेरे पति वीकेंड पे मुझे जंगलों में ले जाते थे। मुझे भी जंगल में घूमने का शौक़ था। हम लोग फिर एक दिन कैंपिंग के लिए चले गए। मैंने फिर टेंट बांधा और फिर हम लोग टेंट के बाहर आग जला के थोड़ी देर बातें करके तकरीबन रात के 1 बजे सोने के लिए निकल गए। तकरीबन रात के 3 बजे होंगे। मुझे अचानक से एक आवाज़ आई। मैं समझ नहीं पाई कि यह आवाज़ क्या है। मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, पर जब मेरी आँख खुली तो मेरे पति मेरे पास नहीं थे। मेरे पति गायब हो चुके थे। मुझे तो डर लग गया था, क्योंकि वो जानवर बाहर से गुर्रा रहा था और यहाँ मेरे पति गायब थे। जब मैंने बाहर जाके देखा तो एक दानव जैसा बड़ा जानवर मेरे सामने खड़ा हुआ था। उसकी हाइट तकरीबन 7 या 8 फीट की होगी। सच बोलूँ तो उसे देख के मैं जैसे बेहोशी होने वाली थी। मैं समझ चुकी थी कि यह चीज़ क्या है। यह वेंडिगो था। मैं आपको बता दूं कि वेंडिगो के बारे में लोग बहुत ही गलत सोचते हैं। वो कहते हैं कि वेंडिगो जैसी चीज़ होती ही नहीं, पर सच बोलूँ तो वेंडिगो होते हैं। आज मैंने उस चीज़ के दर्शन कर लिए थे। उसने अचानक से एक ज़ोर की चीख मारी और अचानक से वो भागने लगा। मुझे मेरे पति की चिंता हो रही थी। मुझे भी डर लग रहा था, पर क्या करती। मेरे पति को ढूंढने के लिए मुझे तो जंगल के अंदर जाना ही था। मैं जब थोड़ा आगे गई तो मुझे वो नज़ारा देखने मिला जो कि मैं मेरी ज़िंदगी में कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। मैंने मेरे पति की लाश सामने देखी। उनका शरीर कट चुका था। उनके हाथ में बंदूक थी। शायद मेरे पति ने मेरी जान बचाने के लिए उस जानवर से लड़ाई की, पर आखिरकार हार के उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। मुझे रोना आ रहा था। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने फिर पुलिस को फ़ोन किया तो थोड़ी देर के बाद पार्क रेंजर वहां आया और वो नज़ारा देख के वो चौंका नहीं। शायद उसे पता था कि यह जंगल में क्या होता है। उसने हमें कुछ भी नहीं कहा था। मुझे बहुत दुख हो रहा था, पर क्या करती। मैंने मेरे पति को खो दिया। आज उस घटना को घटे तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। मैंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मैं मेरे पति से बहुत प्यार करती थी। ये बात मई 2008 की है, जब मैं और मेरे दोस्त अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ मिल के कैंपिंग पे गए थे। हम लोग तकरीबन 20 लोग थे। वैसे भी हमारी छुट्टियां चल रही थी, तो सोचा कि घूम आए। पहले कुछ दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा, पर चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ने लगी। एक रात को मेरी आंख अचानक से एक आवाज़ से खुल गई। जब मैंने आंख खोल के आसपास देखा तो मेरे टेंट के आसपास कोई बड़ा सा जानवर यहाँ वहाँ घूम रहा था। सच बोलूँ तो मुझे थोड़ा डर लग गया था, क्योंकि वो जानवर बहुत बड़ा था, क्योंकि उसकी परछाई मुझे दिख रही थी। मैं पागलों की तरह
टेंट के बाहर देखने को निकल गया। जब मैं बाहर निकला तो मेरे सामने एक विशाल सा दानव जैसा कुछ खड़ा हुआ था। वो दानव किसी भी एंगल से जानवर नहीं लग रहा था। उसका शरीर एकदम से पतला था और जगह जगह मांस के टुकड़े लटक रहे थे। उसके हिरन जैसे बड़े बड़े सींग थे और छोटे छोटे 2 सींग लगे हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि इस जानवर को मैं क्या बोलूं। खैर, वो देख के मैं बहुत डर गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। सब लोग अपने अपने टेंट से निकलकर मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो और हमारी नींद डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। मैंने फिर बोला कि अभी अभी मैंने एक चीज़ को देखा है जो कि जानवर नहीं है और इंसान तो बिल्कुल नहीं। वो लोगों ने सोचा कि मैं उनसे कोई मजाक कर रहा हूँ, पर उनको कौन समझाए, मैं सच बोल रहा था। उन्होंने फिर मुझे बोला कि तुमने शायद भालू देख लिया होगा, चिंता मत करो। वो लोग फिर ये बोल के अपने अपने टेंट में जाके सो गए। बाकी कुछ दिन ठीक रहा। मेरे साथ मेरा एक दोस्त टेंट में सोया हुआ था। उसने मुझे कहा कि देख यार, हमारी बात वैसे भी कोई नहीं मानेगा, इससे अच्छा है कि हम इस बात को यही दबा दे और तू भी इसके बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सब कुछ थोड़े दिन तक नॉर्मल रहा, पर एक रात आई। फिर मैं और मेरा दोस्त मिलके जंगल के अंदर जाने लगे। मेरे पास कोई भी हथियार नहीं था। मैं कितना पागल था। मेरा दोस्त हमेशा छोटी सी रिवॉल्वर अपने पास रखता था, क्योंकि वो कहता था कि जब भी तुम जंगल में कैंपिंग करने जाओ तो तुम्हें ये चीज़ रखना ज़रूरी है। मैं भी उसकी बात से सहमत था, पर उस वक्त मेरे पास कोई भी हथियार नहीं था, तो मैं मेरे दोस्त के साथ साथ ही चल रहा था। तकरीबन रात के 1 बज चुके थे। हम लोग ऐसे ही खाना खाने के बाद घूमने चले गए थे। आते आते हमें बहुत देर हो चुकी थी। रास्ते में ही हमें फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। वही मांस के सड़ने की बदबू आने लगी। मैं समझ गया था कि ये क्या है। ये उसी रात वाला दानव होगा। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि यार, वो आ गया है, अब क्या होगा, वो हमें मार देगा यार, वो बहुत बड़ा दानव है। मेरे दोस्त ने कहा कि तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम ऐसे ही 1-2 कदम आगे गए होंगे कि वही बड़ा दानव हमारे सामने आ गया। उस दानव ने अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दिया। उसने मुझे उठा के फेंक दिया। मैं बहुत डर गया था। मुझे बहुत चोटें लग गई थी। सच बोलूँ तो मेरे सर से खून निकल रहा था और मैं लगभग बेहोश होने वाला था। मेरे दोस्त ने सारी गोलियां उस पर मार दी। शायद उस दानव को 1-2 गोलियां लग गई होंगी। वो दर्द से कर्राता हुआ जंगल में वापस चला गया। मेरे दोस्त ने मुझे उठा के फिर से टेंट तक लेके आया। अब मेरे फैमिली के लोग मेरी बातों पे भरोसा करने लगे थे। वो लोगों को मैंने कहा कि चलो यहाँ से हम चले जाते हैं, वरना आप में से किसी को इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। मेरे घर वाले भी इस बार मेरी बात मान चुके थे। उन्होंने कहा कि तू सच कह रहा है। पहले तो वो लोगों को बहुत बुरा लगा कि उन्होंने मेरी बातों पे विश्वास नहीं किया। खैर, पर अब क्या करते। हम लोग उसी टाइम उस जगह से वापस आ गए। थोड़े दिनों के बाद मेरा वही दोस्त मेरे घर आया और मुझसे बोला कि उस घटना के बाद मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि वो चीज़ वेंडिगो है। बिगफुट तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जैसी उसकी हरकतें थी और रूप रंग था, उसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि वो पक्का वेंडिगो था। वो सुन के मैं बहुत डर गया था। तब से मैंने कसम खा ली कि
मैं कभी भी मेरी लाइफ में कैंपिंग करने नहीं जाऊंगा। ये घटना तब की है जब मैं और मेरा भाई दोनों मिलके जंगल में घूमने गए थे। हम लोगों को जंगल में घूमना बहुत पसंद था। हम लोग ऐसे ही चलते जा रहे थे। जंगल वैसे उस दिन थोड़ा शांत था। हम लोग थोड़ा आगे गए होंगे कि हम लोगों को एक गुफा जैसा कुछ दिखाई दिया। मैंने मेरे भाई से कहा कि भाई चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। हमारे पास सिर्फ एक टॉर्च थी। मेरे भाई के पीछे पीछे मैं उस गुफा के अंदर चला गया। हम जैसे ही थोड़े कदम गुफा में गए होंगे कि हम लोगों को मरी हुई चिड़िया दिखाई दी। कम से कम 50-60 चिड़िया मरी हुई थी। उनमें से आधे से ज़्यादा चिड़िया मरकर सड़ चुकी थी और बाकी चिड़ियों की हड्डियां दिखाई दे रही थी। और 2-3 चिड़िया तो ऐसी थी कि वो अभी अभी मरने ही वाली थी। वो नज़ारा देख के मैं बहुत डर गया। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है। मेरे भाई ने वो सब देखा और बदबू के मारे अपना नाक बंद कर दिया। मुझे भी बदबू आ रही थी। मेरे भाई ने कहा कि उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई घूर के देख रहा हो। मुझे भी कई बार ऐसे महसूस हो रहा था। मैं बहुत डर गया था। मैंने मेरे भाई से कहा कि भाई चलो यहाँ से चलते हैं, वरना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा भाई भी मेरी बात समझ चुका था। उसने कहा कि हाँ तू सच कह रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम लोग धीरे धीरे पीछे मुड़ के गुफा से बाहर निकलने लगे। तभी अचानक हमें पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों भी इतना डर चुके थे कि हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम लोग पीछे मुड़ के भी देखें। हम लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि हम लोग तेज़ी से गुफा के बाहर निकल जाएंगे और पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। हम लोग अब तेज़ी से गुफा के बाहर निकलना शुरू कर दिया। तकरीबन 2 मिनट में हम लोग गुफा से बाहर निकल गए। मेरे भाई ने कहा कि यार एक बार मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मेरा मन बहुत है। मैंने उसे मना किया था, पर फिर भी वो पीछे मुड़ के देखने लगा। अब क्या करता, मैं भी फिर पीछे मुड़ के देखने लगा। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो जानवर तकरीबन 12 फीट तक का ऊंचा था। उसे देख के तो कोई भी डर जाता। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके सींग बहुत बड़े थे। वो कुछ मोटा जैसा कुछ दानव था। वो हट्टा कट्टा दानव था। मेरे भाई ने कहा कि वो एक वेंडिगो है, हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। वो वेंडिगो अचानक से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने मेरी लाइफ में पहली बार किसी वेंडिगो की आवाज़ सुनी थी। हम लोग फिर बहुत तेज़ी से हमारे घर की ओर निकलने लगे। शायद मैंने मेरी ज़िंदगी में इतना तेज़ कभी नहीं भागा होगा। मैं इतना तेज़ भागा और आखिरकार मेरे घर पहुंच गया। तब से मैंने कसम खा ली कि मैं कभी भी उस जगह पे नहीं जाऊंगा। रात के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं और मेरे दोस्त अपनी फैमिलीज़ के साथ कैंपिंग पर गए थे। हमारे पेरेंट्स सो चुके थे, इसलिए हम लोगों ने आग जलाई और हम लोग आग के आसपास बैठ के बातें करने लगे। तकरीबन आधी रात हो चुकी थी। मेरे ही एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यार देख, वहाँ जंगल में कोई दिख रहा है। मैंने कहा क्या मजाक कर रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे 2 आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही थी। सच बोलूँ तो अब तक मुझे इतना डर नहीं लग रहा था। मेरे दिमाग में कोई भी ख्याल नहीं आ रहा था, पर वो चीज़ जो भी थी वो थोड़ी ही देर में बाहर आ गई। मैंने जब उस चीज़ को देखा तो मैं बहुत डर चुका था, क्योंकि वो चीज़ 8 फुट लंबी थी और एकदम सी पतली थी। उसके शरीर से मांस लटक रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे वेंडिगो कहूँ या फिर कुछ और कहूँ, क्योंकि पिछले बहुत टाइम से वेंडिगो के ऊपर चर्चा होती रहती है कि वेंडिगो सच में है या नहीं।
अगर आप इंडिगो पे भरोसा नहीं करते तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप करते हो तो भी कोई बात नहीं, पर मेरी फीलिंग मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब वो चीज़ बाहर आई तो मैं उसे देख के डर चुका था, क्योंकि उसके बड़े बड़े सींग थे। अब वो चीज़ हमारे ही तरफ बढ़ने लगी थी। मैंने सोचा कि अगर हम लोग यहाँ से नहीं भागे तो हमारा काम तमाम हो सकता है। इसलिए मैंने मेरे दोस्तों से कहा कि यार, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को यहाँ से भाग जाना है, वरना हमारी हालत कितनी बुरी हो सकती है ये तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम लोग फिर दूसरी तरफ भागने लगे। हमें उस दानव की आवाज़ हमारे पीछे भागते हुए सुनाई दे रही थी, पर मेरी उत्सुकता इतनी बढ़ गई थी कि मैं पीछे मुड़ के एक बार देखना चाहता था। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो चीज़ जो भी थी मेरे ही पीछे अब पड़ चुकी थी। सच बोलूँ तो एक पल के लिए मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था। जब मैंने फिर से पीछे मुड़ के देखा तो अब उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था, जैसे कि कुछ हो ही नहीं। सिर्फ दो खड्डे आँखों के दिखाई दे रहे थे। आप इमेजिन कर सकते हो कि आधी रात को वो चीज़ आपके सारे दोस्तों को छोड़े आपके पीछे पड़े और आपको अचानक से उसका चेहरा दिखना बंद हो जाए। यह पक्का भूतिया चीज़ ही थी। तकरीबन 2 मिनट तक भागते भागते मैं थक चुका था। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था, पर क्या करता। अगर नहीं भागता तो शायद मैं ज़िंदा नहीं रहता। मैं भागने लगा। अचानक से मैं एक जगह पे आके रुक गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस मुझे इतना याद है कि मैं नीचे ज़मीन पे बैठ गया था और मैंने जब मेरे हाथ चेक किए तो मेरे हाथों पे मिट्टी लगी हुई थी और खून बह रहा था। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। जब मुझे थोड़े होश आए तो मुझे बस इतना याद रहा कि मेरा दोस्त मेरे पास ही बैठा हुआ है और वो रो रहा था। शायद थोड़ी देर के लिए मैं बेहोश हो गया था। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि उस टाइम में क्या हुआ होगा, पर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के लिए शायद मेरी यादें गुम हो चुकी थी, जैसे कि मूवीज़ में होता हो ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था। फिर मैं अपने आप को संभाल के मेरे दोस्त को लेके कैंप तक पहुंचा। जब मैं कैंप तक पहुंचा तो मेरे दोस्त रो रहे थे और दूसरे लोग तो चिल्ला रहे थे। हम लोगों ने हमारे माँ बाप को कहने की कोशिश की, पर वो लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। वो लोगों ने कहा कि तुम लोगों ने शायद कोई हिरन देखा होगा, ऐसी चीज़ें यहाँ रहना मुमकिन नहीं है, इसलिए तुम लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, वरना ये चीज़ें तुम्हारे दिल में बैठ जाएगी। अब मैं मेरे पेरेंट्स को कैसा समझाता कि मैंने क्या देखा है, पर वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। वो लोगों ने हम लोगों पे भरोसा ही नहीं किया। फिर मैंने वो बात अपने तक ही रखी। उस दिन से मैंने ठान लिया कि ऐसी चीज़ों के बारे में मैं किसी से भी डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारी बातों पे विश्वास भी नहीं करते। ये घटना बहुत सालों पहले की है। हुआ यूँ था कि मैं और मेरे दोस्त कैबिन में सोए हुए थे। मैं आपको कह दूं कि ये कैबिन मेरे ही एक दोस्त के पापा का था। हुआ यूँ कि हम लोग कैबिन में सोने से पहले आग जलाकर बाहर बैठे हुए थे। रात के 9 बजते ही हम लोगों ने सोचा कि अब हमें सो जाना चाहिए, जल्दी उठ के हमें फिरने भी जाना है। तो हम लोग कैबिन में जाके सोने लगे। आधी रात को मेरी नींद एक ज़ोर के धड़ाम सी आवाज़ से खुली। मैं चौंक गया था। वो आवाज़ किचन से आ रही थी। मैं दौड़े दौड़े किचन तक पहुंचा। मेरे दूसरे दोस्त भी अब किचन पहुंच चुके थे, क्योंकि हम लोगों ने भी वही आवाज़ सुनी थी। सच बोलूँ तो वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि शायद आप भी उस आवाज़ को सुन के डर जाओगे। जैसे ही हम लोग किचन में पहुँचे, हमने देखा कि मेरे उसी दोस्त के पापा और वो दोस्त
दोनों एक कोने में खड़े हुए हैं। उनके चेहरे पे डर साफ साफ दिख रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि पक्का कुछ तो हुआ है। मैं उनसे कुछ पूछता उससे पहले ही कैबिन के एक ओर से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें आने लगी। वो सुन के मैं और डर गया। थोड़ी देर में कैबिन के ऊपर से जैसे कि कोई लकड़ी खरोच रहा हो ऐसी आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें सुन के हम लोगों को इतना डर लग गया था कि हम लोग एक कोने में जाके बैठ गए थे। वो आवाज़ें बहुत डरावनी थी। एक पल तो ऐसा आया कि वो आवाज़ें इतनी तेज़ हो गई थी कि हमें सुनने में भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। हम लोगों ने हमारे कान बंद कर दिए थे। तकरीबन 1-2 मिनट की बात है। हमारे गैंग के ही एक लड़के ने सोचा कि क्यों ना हम सब लोग बाहर जाके ये देखें कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये आवाज़ आखिरकार कहाँ से आ रही है और हम उसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढेंगे। पर मैंने मेरे दोस्त पे चिल्ला दिया और बाकी ग्रुप वालों ने भी उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। उसको शायद समझ आ चुका होगा कि उसने कितनी बेवकूफ़ों भरी बातें की है, इसलिए वो चुप हो गया। पर अचानक से हमारे ही ग्रुप का एक दूसरा लड़का जो कि बहुत शरारती था, उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अकेला ही बाहर जाके देखूंगा कि आखिर चक्कर क्या है। उसने फिर रौब में आके दरवाज़ा खोला और दरवाजे के बाहर निकल गया। सच बोलूँ तो हम लोग जंगल में थे, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग जंगल में हैं, क्योंकि जंगल से ऐसी कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही थी जैसे कि लगे कि वो जंगल हो। जैसे कि कीड़े मकोड़ों की आवाज़ या तो फिर किसी जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ें। सब कुछ एकदम से चुप था। तकरीबन 5 मिनट हुए होंगे कि हमारा वही दोस्त डरते हुए वापस आ गया। उसने ज़ोर से कैबिन का दरवाज़ा बंद किया और डर डर के चिल्लाने लगा। वो कह रहा था कि वो बड़ी चीज़ है, वो हमें मार देगी, हमें कुछ भी करके यहाँ से निकल जाना होगा। मेरे उसी दोस्त के पापा ने मेरे दूसरे दोस्त को शांत कराया। उन्होंने तो पहले ही मना किया था। वो कह रहे थे कि बेटा मत जाना, वरना तुम इतना डर जाओगे कि इस चीज़ के बारे में सोचना कभी बंद नहीं करोगे। और उनकी बात सच हो चुकी थी, पर मेरा वो दोस्त उनकी बात कहाँ से मानने वाला था। जैसे ही वो दोस्त चुप हुआ, वो आवाज़ें भी शांत हो गई। हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस जगह से निकलना चाहते थे। पता नहीं मेरे ग्रुप में लोगों को नींद कैसे आ गई, मुझे तो नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं और मेरा दोस्त और उसके पापा हम तीनों मिलके पूरी रात जागते रहे और देखते रहे कि हमारे कैबिन के आसपास कोई जानवर तो नहीं है। सुबह के तकरीबन 5 बज चुके थे और थोड़ी रोशनी हमें दिख रही थी। हम लोगों ने बिना कुछ सोचे अपने दोस्तों को जगाया और उस जगह को छोड़ने का तय किया। हम लोग 1 मिनट भी यह बिताना नहीं चाहते थे, इसलिए दूसरे दोस्तों को उठा के हमारा सामान लेके हम लोग हमारी कार की ओर बढ़ने लगे। मेरे उसी दोस्त के पापा ने अपनी कार चलाई और मैंने फिर उनकी कार का पीछा किया। तकरीबन 3 घंटे ड्राइव करने के बाद हम लोग हमारे घर पहुंच चुके थे। अचानक से उसी दोस्त के पापा ने एक बात बोली। उन्होंने कहा कि क्या तुमने वेंडिगो के बारे में कभी सुना है? उनकी ये बात सुनते ही मेरे शरीर से एक सिहरन सी दौड़ गई थी। ये फीलिंग मुझे तब आई थी जब मैंने दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज़ सुनी थी। मुझे इतना डर लग गया कि मैंने उन अंकल को पकड़ लिया था। उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो हमने कल रात को एक्सपीरियंस की थी, उन्होंने भी कुछ साल पहले कैबिन में वो एक्सपीरियंस की थी। वो शिकार करने के लिए जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहे थे, तभी उनका सामना इस चीज़ से हुआ था। उन्होंने कहा कि ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है। जब वो थोड़ी दूर शिकार करने गए थे और जब वापस आए तो
उसी चीज़ ने मेरा पीछा कैबिन तक किया था। पर गनीमत ये थी कि मैं कैबिन में घुस चुका था और मुझे उसका पता चल गया था। इसलिए मैं बचने के लिए सारी रात कैबिन में पड़ा रहा। और एक बात भी है, ये चीज़ ऐसी होती है कि अगर तुम्हें एक बार पकड़ ले वो कभी नहीं छोड़ेगी और तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। इससे अच्छा है कि हम लोग कभी भी अब जंगल में ना जाए, क्योंकि शायद ये उसकी वार्निंग थी कि अगर हम लोग फिर से जंगल में गए तो वो हमारी हालत इतनी पतली कर देगा कि हम लोग शायद ज़िंदा भी ना बचे। मैं और मेरी दोस्त टेसी बहुत टाइम से वेंडिगो का मजाक उड़ा रहे थे। हम लोग ऐसी चीज़ों पे कभी भी भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि हमारे हिसाब से ऐसी चीज़ें यहाँ होती ही नहीं है। ये सिर्फ आँखों का धोखा होता है। पर हमें पता नहीं था कि हमारा ये मजाक हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। बात कुछ दिनों पहले की है। हुआ यूँ कि मैं कुछ दिन पहले ही गांव में शिफ्ट हुआ था और मुझे पीने की भी आदत थी। तो मैं और मेरे दोस्त मिलके पास ही के शहर में जाके एंजॉय करके आते थे। उस दिन मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी, पर ज़्यादातर मैं और मेरी दोस्त टेसी के ही 30 मिनट का रास्ता पार किया करते थे। तो उस रात भी हम लोगों ने यही किया। हम लोग ऐसे ही चलते चलते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद हमें एक बाइक वाला मिला जो कह रहा था कि उसने बहुत पी रखी है। वो अपनी बाइक को धक्का देते हुए आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि उसकी बाइक भी ख़राब हो चुकी है। हमने कहा कि चलो ठीक है। वो हमारे साथ ऐसे ही बातें करते करते आ रहा था। स्टेसी को शायद थकान सी महसूस हो रही थी, तो स्टेसी ने कहा कि चलो, यहाँ एक पार्क है, पार्क के बाहर एक बेंच है, वहाँ बैठ जाते हैं। मैं भी फिर मान गया, क्योंकि थोड़ा आगे जाते ही आखिरी स्ट्रीट लाइट है, हमारी आखिरी आशा है, क्योंकि उसके बाद 10 मिनट तक हमें कोई भी लाइट दिखने नहीं वाली थी। वो आदमी जो हमारे साथ था हमारे सामने ही नीचे ज़मीन पर लेट गया। वो ऐसे ही सो रहा था। जैसे ही 2 या 3 मिनट हुए होंगे कि वो अचानक से उठ गया और बोला कि हम लोगों को अब यहाँ से चलना चाहिए। हम भी उसकी बातें मान गए। हम लोग फिर आगे बढ़ने लगे। हम लोगों ने फिर वो ब्रिज पार किया और वो स्ट्रीट लाइट तक पहुँच गए। वो हमारी आखिरी स्ट्रीट लाइट थी। हम लोगों ने फिर हमारे फ़ोन की टॉर्च चालू कर दी और आगे बढ़ने लगे। हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ रहे थे कि वो बाइक वाला हमारे पास आया और अचानक से रुक गया। उसने अपना शरीर अब ढीला कर दिया था, जैसे कि वो मर चुका हो। सच बोलूँ तो 2 पल के लिए मैं इतना डर चुका था कि मैंने सोचा कि शायद हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। मुझे उस रात पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि आज की रात पक्का कुछ गलत होने वाला है। स्टेसी ने कहा कि हमें अब उसे छोड़ देना चाहिए। हम लोग उसे छोड़ के आगे बढ़ने लगे। हम लोगों ने फिर 2 कदम आगे बढ़ाए और जब पीछे मुड़ के देखा तो वो बाइक वाला गायब हो चुका था। सच बोलूँ तो उस पल मेरी इतनी सटक गई थी कि शायद मेरी जगह आप लोग होते तो आपकी भी हालत ऐसी ही ख़राब हो जाती, क्योंकि अगर वो आदमी हमारे सामने या फिर हमारे पीछे से भी जाता तो हमें आवाज़ आती और 10 सेकंड भी मुश्किल से हुए होंगे। तो वो आदमी कहाँ चला गया था, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हमने सोचा कि इससे अच्छा है कि हम लोग वापस घर चले जाए। हम लोगों ने फिर हमारे घर का रास्ता चुन लिया और हमारे घर के रास्ते पे ही बढ़ने लगे। हम जैसे जैसे मेरे घर के तरफ बढ़ते जा रहे थे, हम लोगों को वैसे ही डर लगने लगा था। अचानक से स्टेसी का फ़ोन बजा। उसकी बहन ने ये फ़ोन किया था कि उसने स्टेसी के बेडरूम में किसी को बैठते हुए देखा है। स्टेसी बहुत डर चुकी थी, क्योंकि उसकी बहन अकेली उसके घर पे थी।
तो उसने उसके दूसरे कज़िन को फ़ोन करके कहा कि जाओ तुम चेक करो वह क्या है। फिर उसके कज़िन ने जाके चेक किया तो पता चला कि उसके घर में कुछ भी नहीं है। शायद स्टेसी की बहन को भ्रम हुआ होगा। हम लोग फिर आगे बढ़ने लगे। तकरीबन 2 या 3 मिनट ही हुए होंगे, मुझे अचानक से अंदर से महसूस होने लगा कि अब मुझे जल्दी से भागकर अपने घर के अंदर घुस जाना चाहिए। मैंने अपना वक्त ज़ाया किए बिना ही स्टेसी का हाथ पकड़ा और ज़ोर से भागा और अचानक से घर में आके दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मैंने अपना दरवाज़ा बंद करा तो मुझे किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि 2 पल के लिए मेरे पसीने छूट गए थे। अच्छा हुआ था कि मैंने समय पे दरवाज़ा बंद कर दिया था, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होता। मैंने फिर बहुत रिसर्च करके भी कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो आवाज़ मैंने सुनी थी वो कोई भी जानवर की नहीं थी। आज भी वो आवाज़ मेरे दिमाग में जैसे रिकॉर्डर की तरह रिकॉर्ड हुई रखी है। वो आवाज़ के बारे में मुझे अभी तक पता नहीं चला, पर शायद वो वेंडिगो ही था, क्योंकि इंटरनेट में मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े थे और जिस तरीके से उसका हुलिया मैंने देखा था खिड़की से, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि वो पक्का वेंडिगो था। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड मेरे 3 साल के बेटे के साथ कैंपिंग करने के लिए वॉशिंगटन के एक पार्क में गए थे। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत डरती थी, तो उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें हथियार लेके ही जाना होगा। मैं क्या करता, मुझे उसकी बात माननी पड़ी। अपने साथ एक चाकू और शॉटगन ली और मेरी गर्लफ्रेंड ने अपने साथ राइफ़ल ले ली थी। हम तीनों मिलके वहाँ चले गए। वहाँ के पार्क रेंजर ने हमें रोका और बोला कि ध्यान से रहना वहाँ। उसने हमारे हथियारों को देख के कुछ भी नहीं बोला, जैसे कि उसको भी पता हो कि हमें इस हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोगों ने हमारा टेंट बांधा और फिर मेरी गर्लफ्रेंड तकरीबन 1 या 2 घंटे के लिए हाइकिंग पे चले गई थी। मैं मेरे बेटे का ध्यान रख रहा था। मेरा बेटा बहुत प्यारा था मुझे। मेरी गर्लफ्रेंड फिर थोड़ी देर के बाद वापस आ गई। तकरीबन रात के 9:30 बजे होंगे। मैंने थोड़ी दूर कुछ आवाज़ सुनी। जब मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने वहाँ जाके देखा तो हमें पता चला कि किसी चीज़ को घसीटने के निशान हमें दिख रहे हैं। वो चीज़ बहुत बड़ी होंगी, क्योंकि वो कोई आम जानवर जैसी तो नहीं दिख रही थी और एक आम इंसान के लिए उतनी भारी चीज़ को उठाना मुश्किल है। हम लोग फिर हमारे टेंट में वापस आ गए और आग जला ली, जिससे कि कोई भी जंगली जानवर होगा हमसे दूर रहेगा। आधी रात की बात है। मेरी नींद एक ज़ोर के गुर्राहट की आवाज़ से खुल गई। मैंने मेरी आंखें मली और जब ध्यान से देखने की कोशिश की तो एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं थोड़ा डर गया था। मैं फिर थोड़ा चौकन्ना होके टेंट के बाहर देखने लगा। तकरीबन 10 फीट दूर मुझे एक विशाल सा जानवर दिखाई दिया। वो मेरी ही तरफ देख रहा था। मैंने तुरंत ही अपनी शॉटगन ली और उस जानवर पे तान दी। मैंने उस जानवर पे 2 गोलियां चला ली थी। वो जानवर पर वहाँ से हिला भी नहीं, वह ऐसे ही खड़े रहा।
उसके शरीर से खून निकल रहा था। उसकी हड्डियाँ दिख रही थी, जैसे कि अपने अंदर की हड्डियाँ होती है, छाती की हड्डियाँ, वो हड्डियाँ दिख रही थी। वो जानवर बहुत बड़ा था, तकरीबन 8 फीट का होगा वो मुझे ही घूर रहा था। सच बोलूँ तो उसकी वो आंखें देख के मुझ में डर जैसे बैठ गया था। मैं इतना डर गया था कि मैं 2 मिनट के लिए वही जम गया था। मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे शॉटगन की आवाज़ सुन के नींद खुल गई। उसने कहा कि हमारा बेटा गायब है। मैंने जब मेरे बेटे को देखा तो मेरा बेटा वहाँ से गायब था और अचानक से उस दानव ने कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मैं आपको एग्जैक्टली बोल नहीं सकता कि उसने क्या बका, पर मुझे उसकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही थी। वो कह रहा था कि मुझे और बच्चे चाहिए, मुझे और बच्चे चाहिए। वो आवाज़ सुनते ही मैं जैसे बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो वहाँ के पार्क रेंजर्स और पुलिस वाले हमारे साथ ही हमको उठाने की कोशिश कर रहे थे। हम लोगों ने बोला कि हमारा बेटा गायब है और हम लोगों ने रात में जो भी हमारे साथ घटा वो सब वो लोगों को एक्सप्लेन किया। वो लोग भी चौंके नहीं थे, जैसे कि वो लोगों को भी पता था कि जो भी हो रहा है सच है। उन्होंने फिर हमको दिलासा दिया कि वो हमारे बेटे को ढूंढ के ही रहेंगे। पर उनमें से एक आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल की होगी। उसने दूसरे एक पुलिस वाले के कान में कुछ बोला, पता नहीं उसने क्या बोला। हम लोगों को वही कैबिन में 3 दिन गुजारने पड़े। अचानक से 2-3 पार्क रेंजर्स आए और हमसे कहने लगे कि वो हमारे बेटे को ढूंढ नहीं पाए। मेरी गर्लफ्रेंड अब रो रही थी। हमने जब बाहर जाके देखा तो 2-3 पुलिस वाले ज़ख्मी हालत में वहाँ खड़े हुए थे। शायद वो लोगों का भी उस जानवर से सामना हुआ होगा। अब मैं मेरा बेटा खो चुका था। मैं खुद से नफ़रत करने लगा था। मेरी गर्लफ्रेंड अभी तक रिकवर नहीं हो पाई। अगर मैं उस टाइम पे ना डरता तो शायद कुछ कर पाता, पर अब फ़ायदा कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा।